हम लोगों का लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक हो गया था, अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करें। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वैसे आप लोग अपनी 12th में, ग्रेजुएशन में बहुत बार कर चुके हो, पर एक रिवीजन ले लेते हैं क्योंकि अब हमें पूरा सब्जेक्ट उनके बेसिस पे पढ़ना है। एक सेकेंड में रोटेट कर लूँ। डिवीज़न ऑफ वर्क को लोगों लेबर की स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको अलॉट कर देना। जैसे आपके पास 5 वर्कर है, आपने देखा कि ए वर्कर किस वर्क में स्पेशलाइज है, बी किस में है, सी में किस में है, डी किस में और ई किस में है। उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको वर्क दे दिया और वो वही वर्क रिपीटेड टाइम करेंगे ताकि उनकी स्पेशलाइजेशन है उस वर्क में। उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने किसी पर्सन को अथॉरिटी दी है जो कि आपको देनी ही पड़ेगी अपने काम को डन करवाने के लिए, तो वो उस काम के लिए अकाउंटेबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी जवाबदेही होगी। अगर वो काम पूरा नहीं होता है तो उसको बताना पड़ेगा कि क्या रीज़न रहे, या कोई शॉर्टकमिंग आती है तो उसको बताना पड़ेगा क्या रीज़न है उसकी शॉर्टकमिंग की, डेविएशंस के लिए। उसके अलावा डिसिप्लिन, आपका सारा एनर्जी, रिस्पेक्ट, सब कुछ डिसिप्लिन वे में होना चाहिए। आपको वर्क करना है, किसी तरह की सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, किसी की मानहानि नहीं होनी चाहिए, कोई किसी भी तरह का करप्शन, ये सब नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, सिंपल इसका याद रखना, यूनिटी ऑफ कमांड का 1 हेड 1 प्लान, नहीं 1 पर्सन 1, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई, 1 मिनट। यूनिटी ऑफ कमांड में आप कमांड एक ही पर्सन से लोगे, यानी कि 1 पर्सन 1 हेड, ठीक है। एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही हेड होगा। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 2 बॉस हैं, ठीक है, तो उनको डिवाइड करना पड़ेगा कि मैं कितने पर्सन्स को अपने अंडर ले रहा हूँ, कितने पर्सन्स को दूसरा पर्सन अपने अंडर ले रहा है। तो वो एम्प्लॉयज़ उसी रिस्पेक्टेड पर्सन को, रिस्पेक्टेड बॉस को ही रिपोर्ट करेंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आपका आ जाता है 1 हेड 1 प्लान। अगर आपने एक प्लान बनाया है तो उसको कमांड करने वाला एक ही हेड होगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, आपको अपने इंटरेस्ट पीछे रखने पड़ेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की जगह, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट सुपीरियर रहेंगे, सुप्रीम रहेंगे, उनको आपको फुलफिल पहले करना है, उसके बाद आपको अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए देखना है। क्योंकि हर पर्सन अपने लिए काम कर रहा है, कुछ अर्न करना चाहता है, कुछ उसकी ख्वाहिशें हैं, मनी के लिए काम कर रहा है, रिस्पेक्ट के लिए काम कर रहा है, कुछ लोग स्टेटस के लिए काम करते हैं। तो उनको अपने गोल्स को पीछे रखना है, पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आगे रखना पड़ेगा अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो तो। उसके बाद आपका आता है रेम्यूनरेशन, सबको फेयर पे मिले, सबको इक्वल मतलब जस्टिस वाली सैलरी मिले, जितना उन्होंने काम किया, जितने डेडिकेशन से उन्होंने काम किया, जितनी उनके पास नॉलेज है, उसके हिसाब से उनको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। किसी भी तरह का बायसनेस नहीं होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए, एक कमांडिंग अथॉरिटी होनी चाहिए जो सब पे कंट्रोल रखे, ठीक है। स्केलर चेंज, ये सबसे मेन है, बहुत मेन है, और आप एमकॉम स्टूडेंट के तौर पे आपको इस सारे प्रिंसिपल्स टिप्स में होने चाहिए। स्केलर चेन, आपने देखा होगा कि कई बारी हमें सारी ऑर्गेनाइजेशन पे रिपोर्ट करने की एक हायरार्की होती है कि बी पर्सन सी को रिपोर्ट करेगा, सी पर्सन डी को, डी पर्सन ई को, और ई एफ को, एफ जी को, जी एच को। आपका ई और हेड है, ठीक है। पर आपने देखा होगा कभी अगर मान लो कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, तो आप ऐसे सोचोगे, आप घर में भी होते हो, इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई हो तो सीधा जिस पर्सन के रिस्पेक्ट में वो इमरजेंसी है उसको सबसे पहले रिपोर्ट करते हो। ये नहीं कि आप कहोगे पहले मम्मी को बताऊंगा, फिर पापा को, फिर पापा को चाची को, ऐसे नहीं करते, ठीक है। तो हम इसमें गैंग प्लान के थ्रू हम ये करते हैं कि पर्सन अपने जिससे उसको इमरजेंसी के टाइम पे कांटेक्ट करना, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है गैंग प्लान के थ्रू, ठीक है। ऑर्डर, सारे पीपल मटेरियल्स राइट प्लेस पे राइट टाइम पे होने चाहिए, वो आपका ऑर्डर है। सब कुछ ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए हर चीज़ का। अब देखो, इसके लिए आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा ऑफिस में हर एम्प्लॉय का अपना एक कैबिन होता है कि वो पर्सन वहीं मिलेगा। हर टूल को रखने की अपनी एक जगह होती है, मशीनरी की हर एक जगह होती है कि वो मशीन वहाँ से हटती नहीं है, चाहे कितनी भी भारी हो, कितनी भी आपको पता है कि अगर वो चीज़ आपको चाहिए तो आप वहाँ जाओगे, आपको मिल जाएगी,
तो ऑर्डरली अरेंजमेंट है और उसी को ऑर्डर का प्रिंसिपल कहा जाता है। इक्विटी, आपने लॉयल्टी डिवोशन होनी चाहिए हर एम्प्लॉय के अंदर, आपके लिए, आपके अंदर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ, आप जल्दी जल्दी अपने एम्प्लॉयज़ को हटाओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है रिक्रूटमेंट करने में, उनको ट्रेन करने में, सिलेक्शन प्रोसीजर में एम्प्लॉयज़ को काफ़ी पैसा लगता है। तो आपने एक बार एक पर्सन को एम्प्लॉय कर दिया, एक एम्प्लॉय को रिक्रूट कर दिया, आप उसको देखोगे काफ़ी टाइम तक, जल्दी जल्दी उसको हटाओगे नहीं। इंस्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ होना चाहिए। इनिशिएटिव, कोई भी पर्सन इनिशिएट ले रहा है, अगर आपका सजेशन दे रहा है तो आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, उसके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करोगे, आप उसको रिस्पेक्ट दोगे और उसके सजेशन को इनवाइट करोगे, लोगों के सजेशन को। इससे सजेशन से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ लेबर अपने आप को अपने लिए वैल्यू समझते हैं, जिससे उनका मोटिवेशन डेवलप होता है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में और बेटरली परफॉर्म करते हैं। स्पिरिट दी कॉप्स, किसको याद नहीं है ये वाला प्रिंसिपल, वी इंस्टेड ऑफ आई। आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोलोगे, बात करोगे या फिर अपने कलीग्स से बात करोगे तो वी यूज़ करके, ना कि आई, ठीक है। इसके अलावा भी आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, जैसे कि हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो हार्मोनाइज्ड होंगे और वो एक पर्टिकुलर एक सीरीज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। आपके लिस्टेड होंगे सारे ऑब्जेक्टिव्स लाइन वाइज कि इसके बाद हमें ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, जैसे आप अपनी टू डू लिस्ट बनाते हो उसी तरह से, और उनको एक हायरार्की में हार्मनी से आप फुलफिल करते जाओगे। यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, आप परवेसिवनेस ऑफ मैनेजमेंट भी लिख सकते हो यहाँ पे कि मैनेजमेंट हर जगह है, स्कूल में, कॉलेजेस में, लॉ ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, चर्च में, इवन टेम्पल्स में, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे, बैंक्स में, हर जगह है मैनेजमेंट। तो और एक साउंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा हर ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमेसी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग हर एक्टिविटी से पहले होंगे। आप कोई भी काम करने से पहले उसे प्लान करोगे। आप पेपर के लिए पढ़ रहे हो, आपने पहले प्लान करोगे कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, और ये सोर्स बहुत अच्छा है जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, सबऑर्डिनेट स्टाफ शुड टेक अप रूटीन एक्टिविटीज़ एंड मैनेजमेंट शुड टेक अप एक्सेप्शनल कंट्रोल एंड सुपरविजन, ठीक है। आपको कंट्रोल करना है, आप कंट्रोल करो हर एक्टिविटीज़ पे, लेकिन प्लानिंग का काम आप मैनेजमेंट पे छोड़ दो। मैनेजमेंट में भी किसी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे छोड़ दो, और आप रूटीन एक्टिविटीज़ करो, ठीक है। आपको कंट्रोल करनी है सारी एक्टिविटीज़ एक्सेप्टेड प्लानिंग एक्टिविटीज़ जो आपको मैनेजमेंट पे छोड़नी है, और मैनेजमेंट को सारी एक्टिविटीज़ को एक्सेप्ट कर देनी है, अपने आप से अपना ध्यान उधर से हटा लेना है, लेकिन प्लानिंग एक्टिविटीज़ पे बहुत ध्यान देना है और कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ पे। डिसीजन बाय एक्सेप्शन, डिसीजन सारे लेगी आपकी मैनेजमेंट लेगी, आप सारी एक्टिविटीज़ उनके डिसीजंस के साथ आप ऑब्लिग्ड हो, आपको काम करना पड़ेगा। इक्वालिटी ऑफ अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, आपकी सारी अथॉरिटी लोगे, पावर, आपने किसी को पर्सन को अथॉरिटी दी है तो आपको उसको पावर देनी पड़ेगी, वो पर्सन उस काम के लिए उतना ही अकाउंटेबल है, उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की इक्वालिटी होती है, पार पे चलती हैं ये सब चीज़ें, अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। कोऑर्डिनेशन, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन के शॉर्ट रन में भी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो सबसे मेन काम जो होता है, कोई भी फंक्शन या प्रिंसिपल रहता है आपका मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो कोऑर्डिनेशन ही है। आपको मिलकर काम करना है, सबके साथ रहकर काम करना है, किसी सिर्फ अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में देखना है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अगर फुलफ़िल होगा तो आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट अपने आप ही फुलफ़िल हो जाएंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी तो आपकी स्टेटस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, आपकी मनी वैल्यू पे भी इफेक्ट पड़ेगा, आपकी परचेजिंग पावर पे भी इफेक्ट करेगा, और आपकी प्रेस्टीजियस वैल्यू में भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये आप कर लेना। फंक्शंस ऑफ मैनेजर, ये आपको वहीं से आ जाएगा। रोल्स ऑफ मैनेजर मैं करा देती हूँ। रोल्स ऑफ मैनेजर आपको हेनरी मिन्ट्सबर्ग ने दिया, इन्होंने
3 कैटेगरीज में बांटा है मैनेजर्स के रोल को। एक इंटरपर्सनल रोल्स, एक इंट्रापर्सनल इंफॉर्मेशनल रोल्स एंड एक डिसीजनल रोल्स। कौन कौन से? इंट्रापर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल रोल्स। चलो हम वन बाय वन करते हैं। इंटरपर्सनल रोल्स, इंटरपर्सनल रोल्स में क्या है, आप लीड करोगे सबको, आप एक्ट करने के लिए गाइड करोगे, आपको इस एक्टिविटी को करना है, कैसे करना है, किसकी हेल्प ले सकते हो। लिएजन, नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शंस आप बनाओगे आउटसाइडर्स के साथ। आपको मतलब आपने आप लिंक डेवलप करोगे सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, एडवर्टाइजिंग एजेंसी से और शेयर होल्डर से, इन्वेस्टर से, इन सब से लिंक डेवलप करोगे। ठीक है, आपको रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, फाइनेंस कैसे अरेंज करनी है, और अगर आपको कभी आपको ज़रूरत पड़ती है फाइनेंस की और आपके पास बिल्स रिसीवेबल हैं तो आप उसको कहाँ पे जाकर डिस्काउंट करा सकते हो, ये सब आप देखोगे। इसका एक नेटवर्क डेवलप आपका लिएजन आता है। उसके अलावा आपका सिंबल और फिगर हेड में मतलब है आप एक यूनिट, एक डिपार्टमेंट को सिम्बलाइज कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको उसके रोल के बारे में पता होना चाहिए एज अ हेड ऑफ द फैमिली। जैसे आपके फैमिली के जो हेड होते हैं उन्हें सबके बारे में पता होता है, वैसे ही आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो, आपको भी सबके बारे में, अपने सारे एम्प्लॉयज़ के बारे में, सारे रूल्स के बारे में सब पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशनल रोल्स, आपको मॉनिटर करनी है सारी एक्टिविटीज़, सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी सबसे, आपके अदर एम्प्लॉयज़ से, अदर लेवल अदर मैनेजर से, और उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम और हर तरह की जो भी उनके लिए ज़रूरी है। आपको इन्फॉर्मेशन शेयर भी करनी पड़ेगी, वही आगे स्पोक्स पर्सन, और आप ही वो पर्सन हो, आप वही बोलने वाले पर्सन हो, वो सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाले पर्सन भी आप ही हो। मतलब हमने इन्फॉर्मेशनल रोल्स में क्या करा, आपको गैदर करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, शेयर करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, और आप वो हेड हो जो सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करो, आपका रोल स्पोक्स पर्सन भी है। डिसीजनल रूल्स में आपका क्या आ जाता है, आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड की जब माहौल बनेगा इस सिचुएशन में तो आपको हार नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको हार नहीं लानी पड़ेगी। लोगों को एलोकेट करने पड़ेंगे रिसोर्सेज, क्योंकि अगर रिसोर्सेज वो अपने आप लेने पड़ेंगे, प्रोडक्शन और फाइनेंस डिपार्टमेंट मान लो तो उनके में तो मुठभेड़ खड़ी हो जाएगी और वो लड़ने लगेंगे कि मुझे ज़्यादा मनी चाहिए, और फाइनेंस डिपार्टमेंट कहेगा इतना मनी है ही नहीं, कहाँ से दूँ। दैट्स वाई नेगोशिएट करना पड़ेगा आपको एक नेगोशिएटिंग का रोल निभाना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको एक नेगोशिएटर के तरफ में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच में आना पड़ेगा और उनकी डील सेटिस्फाई करनी पड़ेगी दोनों के बीच में। ठीक है, आप भी सेटिस्फाई हो जाओ और फाइनेंस डिपार्टमेंट का चलो ठीक है इतना ले दो। Organization is the process of management. McFarland describes management as the process by which manager create, direct, maintain and operate purposive organizations through systematic, coordinated and purpose cooperative human efforts. मैकफार्लैंड ने क्या कहा है, आप ये डिफाइन भी लिख के आओगे ना और इसको ही एक्सप्लेन करिए आओगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो। मैकफार्लैंड ने कहा है मेनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सारे काम ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करा सकते हो। कैसे? बाय क्रिएट करके, मेंटेन करके, ऑपरेट करके पर्पसिव ऑर्गेनाइजेशंस को। आप ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट के थ्रू ही क्रिएट कर सकते हो, उसको डायरेक्ट कर सकते हो, उसको मेंटेन कर सकते हो और ऑपरेट कर सकते हो थ्रू। उसके साथ साथ आप मैनेजमेंट क्या करेगा, आप ह्यूमन एफर्ट्स को सिस्टमेटाइज करोगे, कोऑर्डिनेट करोगे, कोऑपरेट करोगे। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट अगर अच्छी होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी उतनी ही अच्छी होगी। और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग नीड टू कंटिन्यू इफेक्टिवली एज लॉन्ग एज ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अचीव इट ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑर्गेनाइजेशन में जितनी आपको ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कराने की जरूरत, उतना ही मैनेजमेंट के फंक्शंस को भी फुलफिल कराने की ज़रूरत आपको पड़ती है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। हमने 3 तरह से हमने ऑर्गेनाइजेशन को डिफ़ाइन किया है, यहाँ पे उसके क्लासीफाई किया है। एक हेक्स ने किया है। हेक्स ने कैसे किया है,
स्ट्रक्चर के बेस पे। कैसे कैसे, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपका सेट ऑफ ऑफिशियल्स पीपल आएंगे, ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप्स में आपके मेंबर्स आएंगे जो सोशल नेटवर्क्स आएंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर्ड होता है, इनफॉर्मल में लूज होता है नेटवर्क। मतलब आपको कोई भी डिसीजन लेना है, आपको ज़रूरी नहीं सबको ही बताना पड़ेगा इनफॉर्मल में, लेकिन फॉर्मल में अगर वो उनसे रिलेटेड है तो आपको बताना पड़ेगा। इसमें रूल्स वगैरह रिजिड होते हैं फॉर्मल में, वहीं इनफॉर्मल में आपके फ्लेक्सिबल होते हैं। फॉर्मल आपका डिफाइंड वे में चलता है, सेट इंस्ट्रक्शंस तो उसको पूरे के पूरे फुलफिल करने पड़ते हैं। इनफॉर्मल में अनडिफाइंड होना ज़रूरी नहीं है, अगर आपने एक को कोई बात बताई है तो आपको बी को भी सबको बतानी पड़ेगी। आपकी मर्ज़ी, आप जो बात जिससे शेयर करना चाहते हो उसके साथ शेयर करें। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके ग्रुप्स होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, लंबे चलने वाले होते हैं। इनफॉर्मल में स्पॉन्टेनियस। मान लो आपने फॉर्मल में आपको अगर 10 साल काम किया तो उसके सारे एम्प्लॉयज़ के साथ आपको 10 साल रहना पड़ेगा। इनफॉर्मल और 10 साल आप धीरे धीरे मिलते हो, और जब मिल जाते हो तो आपको काम करना पड़ता है उनके साथ। इनफॉर्मल आपका जब तक मन कर रहा है, जिसके साथ मन कर रहा है, जिसके साथ आपकी लिंक मैच करती है, जिसके साथ आपकी बातचीत मैच करती है, आपको जिसके साथ मज़ा आता है, आप उसके साथ रहेंगे। स्पॉन्टेनियस, अचानक से ये रिलेशनशिप डेवलप होते हैं इनफॉर्मल में, जैसे इनफॉर्मल ग्रुप्स में, ठीक है। फ्रेंड बनता है आपका कोई, अचानक बनता है ना, या आप पहले उसके साथ आप पहले ही तय कर लेते हो कि मैं जब तक यहाँ पे रहूँगा वह इसके साथ रहूँगा, और डिसीज़न ले भी लो तो भी आपकी लड़ाई होती है नहीं, वो उस बात पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम दूसरा क्लासिफिकेशन पे आते हैं, जो हमने इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे किया है। इसमें आपका एक प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन आता है, एक सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन आता है। प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन में आपका कंप्लीट इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आता था। सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट, जो आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आता था। प्राइमरी में आप जिसके साथ इमोशनली अटैच हो रहे हो वो आपके प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशंस में आएगा। सेकेंडरी जिसके साथ आप कंप्लीटली ऑफिशियली कॉन्ट्रेक्चुअली डेवलप हो रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट आपका ऑफिशियली डेवलप कर रहे हो रिलेशनशिप, वो आपका सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। इसके बाद आपका लास्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो आपका बेसिस पे आता है प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स। कुछ नहीं, आप इनके नाम भी याद कर लोगे तो भी आराम से लिखे होगे। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस सेक्टर में आपके जो जो इंडस्ट्री आती है ना, जो जो चीज़ें आती है वो सब आएंगी। स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स, पार्क, जू, रोड, चैरिटीज़ वगैरह। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, कॉपरेशंस, प्रोप्राइटरशिप्स, पार्टनरशिप, जो इकोनॉमिकली मनी वैल्यू से डिटेल, या ऑर्गेनाइजेशन जो मनी के लिए काम कर रही हैं। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, टेम्पल्स, चर्च, मॉस्क्यूज, ये सब आप कहेंगे। प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में वो आएंगे जो आपको प्रोटेक्ट कर, जैसे मिलिट्री, आर्मी, फायर डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आपकी आएंगी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कोर्ट, सिटीज़ एक्सेट्रा। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में आपके टीम्स, क्लब्स, ये सब आएंगे। एक और बार करने की ज़रूरत है क्या? प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव वाले करा देते हो, चलो। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आपके आएंगे पब्लिक स्कूल्स, पार्क, जू, जो सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल है, सर्विस जो गवर्नमेंट ने आपको अवेलेबल कराई है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो मनी को जनरेट करने का काम कर रहे हैं, जैसे आपकी कॉपरेशंस, प्रोप्राइटरशिप्स, पार्टनरशिप्स। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, गुरुद्वारा। प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कोर्ट, सिटीज़। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में आपके ग्रुप आएंगे, टीम्स, क्लब्स, ग्रुप्स एक्सेट्रा। चलो, ये लास्ट टॉपिक रहेगा आपका फर्स्ट यूनिट का, फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। आप एक बार आँख बंद करो और मेरे साथ सुनते जाओ। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे देख रहे हो? कंपटीशन बढ़ रहा है, डायनामिक इन्वायरमेंट है, चेंजिंग इन्वायरमेंट है, और इसके अलावा इनोवेशन नहीं आ रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को पैसे मिल रहे हैं, डिजिटल इंडिया आ रहा है। उसके अलावा और क्या कह सकते हैं हम? फॉरेन कंपटीशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है। यही आपके मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के फीचर हैं, बस।
लॉ स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए लॉ स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आ रहा है। आप अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंस का सपोर्ट मिल रहा है, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कर पा रहे हो आप। टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, सर्विस सेक्टर का बहुत कंट्रीब्यूशन है, कंप्यूटर का रोल बढ़ता जा रहा है, रिवॉल्यूशनाइज वर्क प्लेस पे हो रहा है कंप्यूटर का रोल। प्रोडक्ट इनोवेशन हो रही है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, मार्केटिंग में आएगा आपका आगे। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब है नए नए प्रोडक्ट आते जा रहे हैं, उनमें नए नए यूनिक फीचर्स आते जा रहे हैं। प्रोड्यूसर स्टिफ कंपटीशन है, जिसकी वजह से वो कम रेट पे आप प्रोड्यूसर्स को अपना सामान, अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ रहा है, सेल करना पड़ रहा है। जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल विलेज बन चुका है, और एक ही रूफ के नीचे आप मल्टीकल्चरल सपोर्ट सोसाइटी रह रही हैं और बहुत सारे फंक्शंस कर रही हैं। नंबर्स ऑफ लेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन आर रिड्यूसिंग। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेयर है, जैसे स्ट्रक्चर बताया था, वो डिसेंट्रलाइजेशन कम लेवल पे होता जा रहा है। ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर आपका एम्फेसाइज है। अब हमने हमेशा बोला है कैविएट एम्पटर एंड जागू ग्राहक जागू के बारे में हम कहते हैं। फ्लेक्सिबल टाइम फ्लेक्सिबल प्लेस के बारे में आता जा रहा है, जिससे आपने कहा कि वो आपका वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ है कोरोना के बाद से। क्वालिटी ओरिएंटेशन हो रही है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और टॉप में और जूनियर लेवल मैनेजमेंट वो डिसीजन मेकिंग में भी आ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वो डिसीजन देके। बिजनेस एथिक्स का रोल बढ़ता जा रहा है, आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल बढ़ता जा रहा है। इतना ही था आपको। सो गाइज, आपको फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आपने मेरी एक एक लाइन सुनी होगी, तो आप एक बार इस चैप्टर को अब ब्लॉग से गो थ्रू कर लेना, अपने नोट्स बना लेना। वैसे लास्ट मोमेंट पे अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बना लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और नहीं आता फिर भी तो आप कमेंट में ड्रॉप कर देना। थैंक यू गाइज़।